नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में अध्ययन किया था और प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमने संपूर्ण पढ़ लिया था। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा दोस्तों, टॉपिक रहेगा कोशिका के अंदर ही कोशिका भित्ति। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अपन कोशिका भित्ति पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए, जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो होती है उसकी खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका भित्ति की जो खोज थी दोस्तों वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें कोशिका भित्ति की, किसकी बात करें दोस्तों? कोशिका भित्ति की, तो यह एक कोशिका भित्ति की बात करें दोस्तों, तो जो पादप कोशिका होती है, जो पादप कोशिका जो होती है दोस्तों, उसकी चारों ओर, पादप कोशिका के चारों ओर क्या पाया जाता है दोस्तों? एक निर्जीव आवरण पाया जाता है, या अपन बोल सकते हैं मृत आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? इस पादप कोशिका के चारों ओर एक निर्जीव आवरण पाया जाता है, या दोस्तों अपन बोल सकते हैं एक मृत आवरण पाया जाता है। और इस निर्जीव या मृत आवरण को अपनी आम भाषा के अंदर अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? छाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाल बोलते हैं। और इसी छाल या निर्जीव आवरण को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोशिका भित्ति। द्वारा देखिए दोस्तों, यदि बात करें अपन कोशिका भित्ति की, तो जो कोशिका भित्ति है उसकी खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी दोस्तों। जो पादप कोशिका होती है, उस पादप कोशिका के चारों ओर एक निर्जीव या मृत आवरण पाया जाता है। उस निर्जीव या मृत आवरण को हम साधारण भाषा के अंदर, आम बोलचाल की भाषा के अंदर अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? छाल बोलते हैं। और इसी छाल या निर्जीव आवरण को क्या नाम दे दिया दोस्तों? कोशिका भित्ति नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया दोस्तों? कोशिका भित्ति नाम दे दिया। आगे देखिए दोस्तों, यदि बात करें अपन पादप कोशिका की, किसकी बात करें? पादप कोशिका की बात करें, तो दोस्तों पादप कोशिका जो होती है इसके अंदर सबसे पहले अगर अपन बात करें इस कोशिका भित्ति की, तो यह किस किस के अंदर पाई जाती है दोस्तों? यह पाई जाती है पादप कोशिका के अंदर दोस्तों। यह पाई जाती है शैवाल, कवक, और जो जीवाणु होती है यानी जो बैक्टीरिया सेल होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों? ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका शैवाल, कवक और जीवाणु के अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों? कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका के अंदर, जंतु कोशिका के अंदर दोस्तों जो कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, वह क्या होती है दोस्तों? एब्सेंट होती है। कोशिका जो भित्ति होती है वह क्या हो जाती है दोस्तों? एब्सेंट होती है, पाई नहीं जाती। किसके अंदर नहीं पाई जाती दोस्तों? किसके अंदर नहीं पाई जाती? इस जंतु कोशिका के अंदर क्या नहीं पाई जाती दोस्तों? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगर अपन बात करें कोशिका भित्ति की, तो जो पादप कोशिका होती है उस पादप कोशिका के चारों ओर क्या पाई जाती है दोस्तों? निर्जीव आवरण पाया जाता है, या एक मृत प्रकार का आवरण पाया जाता है। इस मृत प्रकार के या निर्जीव आवरण को आम भाषा के अंदर यानी बोलचाल की भाषा के अंदर अपन क्या कहते हैं? छाल नाम दे देते हैं दोस्तों। और इस छाल या निर्जीव आवरण को क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका भित्ति कहते हैं। यदि हम बात करें कोशिका भित्ति की, तो यह किस किस में पाई जाती है दोस्तों? कोशिका भित्ति पादप कोशिका के अंदर, शैवाल के अंदर, कवक के अंदर और जीवाणु कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति क्या होती है दोस्तों? एब्सेंट होती है। यहां तक समझ में आ गया? आगे देखिए दोस्तों, यदि आगे हम बात करें, सबसे पहले किसकी बात करें दोस्तों? सबसे पहले अगर हम बात करें पादप कोशिका की, किसकी बात करें अपन? सबसे पहले अगर अपन पादप कोशिका की बात करें तो देखिए मित्रों,
पादप कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है दोस्तों, एक तो होता है सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। दोस्तों एक होता है हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज। एक होता है दोस्तों पेक्टिन। दोस्तों एक होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन। और देखिए दोस्तों, जो पादप कोशिका होती है वो पादप कोशिका जो होती है उसकी जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और किस किस की बनी होती है दोस्तों? पेक्टिन और किस किस की बनी होती है दोस्तों? यदि हम बात करें पादप कोशिका भित्ति की तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और किसकी बनी होती है दोस्तों? लिग्निन, पेक्टिन और ये बनी होती है दोस्तों लिग्निन, पेक्टिन, कैल्शियम व मैग्नीशियम, पेक्टेट की बनी होती है दोस्तों। कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है और सुबेरिन की बनी होती है दोस्तों। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट तथा सुबेरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट व सुबेरिन की बनी होती है। दोस्तों यदि हम बात करें पादप कोशिका की तो देखिए, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में तीन प्रकार की क्या पाई जाती है दोस्तों? तीन प्रकार की परत पाई जाती है। तीन प्रकार की परत पाई जाती है। यदि हम बात करें पादप कोशिका की तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति में तीन प्रकार की परत पाई जाती है दोस्तों। तीन प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। पहला जो स्तर होता है दोस्तों वह होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं दोस्तों मध्य पटलिका। क्या बोलते हैं? मध्य पटलिका, या इसको नाम दिया जाता है दोस्तों मिडल लेमिला। क्या नाम दिया जाता है? मिडल लेमिना नाम दिया जाता है। दूसरा जो होता है दोस्तों वह होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। किस नाम से जानते हैं अपन? प्राथमिक कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तीसरा जो स्तर होता है वह होता है दोस्तों द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति। ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें कोशिका भित्ति की तो जो पादप कोशिका होती है उस पादप कोशिका में दोस्तों जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन तथा कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। यदि बात करें अपन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति की तो दोस्तों यह कोशिका भित्ति, इस कोशिका भित्ति में तीन प्रकार की क्या पाए जाते हैं? स्तर पाए जाते हैं, या फिर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तीन प्रकार की परत पाई जाती है। और दोस्तों पहली जो परत होती है वह होती है मध्य पटलिका, मिडल लेमिला के नाम से जिसे जानते हैं। प्राथमिक कोशिका भित्ति इसे अपन बोलते हैं दोस्तों प्राइमरी सेल वॉल, और द्वितीय कोशिका भित्ति इसे बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। दोस्तों यदि बात करें अपन मध्य पटलिका की या फिर अपन बात करें मिडल लेमिला की, यदि हम बात करें मध्य पटलिका की या फिर बात करें अपन मिडल लेमिला की तो दोस्तों जो कोशिका भित्ति होती है उसका सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? सबसे जो भारी स्तर होता है, सबसे भारी आवरण होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? सबसे भारी जो आवरण होता है कोशिका भित्ति का, सबसे भारी जो आवरण होता है, सबसे भारी जो आवरण होता है वह कहलाता है दोस्तों मिडल लेमिला, या फिर अपन इसे बोलते हैं किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मध्य पटलिका के नाम से जानते हैं। मध्य पटलिका के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यदि हम बात करें मध्य पटलिका की
तो जो मध्य पटलिका होती है वह कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। जो मिडिल लेमिला होती है, जो मध्य पटलिका होती है दोस्तों, वह जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति का सबसे बाहर का जो आवरण है वो क्या कहलाता है? मध्य पटलिका या मिडिल लेमिला कहलाती है। यह दोस्तों किसकी बनी होती है? यह कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। दोस्तों अगर हम बात करें मिडिल लेमिला की, तो जो कच्चे फल होते हैं, कौन से फल होते हैं? कच्चे फल जो होते हैं वो दोस्तों कठोर होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? कठोर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कठोर होते हैं। उनमें जो कठोरता का जो गुण पाया जाता है वो किसकी उपस्थिति दर्शाता है दोस्तों? इस मध्य पटलिका की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी कच्चे फलों के अंदर जो मध्य पटलिका पाई जाती है, जिसके कारण जो दोस्तों जो कच्चे फल होते हैं वो खाने में कैसे होते हैं दोस्तों? कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? टाइट होते हैं, कठोर होते हैं। यदि हम बात करें मध्य पटलिका की, तो दोस्तों जो पके हुए फल होते हैं, जो खाने योग्य फल होते हैं, पके हुए फल होते हैं, उनमें दोस्तों मध्य पटलिका जो होती है, मध्य जो पटलिका होती है वह घुल जाती है। मध्य पटलिका क्या हो जाती है दोस्तों? घुल जाती है। और इसके मध्य पटलिका जो होती है वो घुल जाती है। और मध्य पटलिका के घुलने का कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि इसको जो घोलने का काम करता है दोस्तों वह करता है पॉलीग्लैक्टुरोनेज। पॉलीग्लैक्टुरोनेज इसको घोलने का काम करता है। किसको? पके हुए फल के अंदर, पके हुए फल के अंदर मध्य पटलिका को घोलने का काम कौन करता है दोस्तों? पॉलीग्लैक्टुरोनेज करता है। और जिसके कारण दोस्तों ये जो पका हुआ फल होता है ये मुलायम हो जाता है। यानी इसके अंदर क्या, पके हुए फल के अंदर क्या नहीं पाई जाती? मध्य पटलिका नहीं पाई जाती। और इसको घोलने का जो काम करता है वो पॉलीग्लैक्टुरोनेज के द्वारा किया जाता है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा जो पादप कोशिका होती है, उस पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों? वो बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। और किसकी बनी होती है दोस्तों? लिग्निन, सुबेरिन और कैल्शियम व मैग्नीशियम है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। यदि बात करें अपन कोशिका भित्ति की, तो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है इसमें तीन प्रकार के आवरण, तीन प्रकार के स्तर या तीन प्रकार के क्या पाए जाते हैं दोस्तों? आवरण पाए जाते हैं। तो सबसे बाहर का जो आवरण होता है वो मिडिल लेमिला कहलाता है दोस्तों, या अपन इसको बोलते हैं मध्य पटलिका कहलाती है। यह मध्य पटलिका किसकी बनी होती है दोस्तों? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। दोस्तों अगर हम बात करें कच्चे फल की, तो जो कच्चे फल में जो कठोरता पाई जाती है वो कठोरता क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों? मध्य पटलिका पाई जाती है। इस मध्य पटलिका के कारण जो कच्चा फल होता है दोस्तों वो कठोर होता है। यदि पके हुए फल की बात करें, तो पके हुए फल के अंदर जो मध्य पटलिका होती है दोस्तों वह घुल जाती है। इसके कारण यह क्या हो जाता है दोस्तों? मुलायम हो जाता है। और इसे जो घोलने का जो काम करता है वो पॉलीग्लैक्टुरोनेज के द्वारा किया जाता है। इसे घोलने का जो काम किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? पॉलीग्लैक्टुरोनेज के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें इसके दूसरे आवरण की, तो ये जो मध्य पटलिका होती है इसके नीचे की तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राथमिक कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है यह किसकी बनी होती है दोस्तों? यह बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। सबसे बाहरी पर तो होती है दोस्तों, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं दोस्तों मिडल लेमिला या मध्य पटलिका। और मध्य पटलिका के नीचे की तरफ, मध्य जो पटलिका होती है इसके नीचे की तरफ क्या पाई जाती है दोस्तों? प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसे जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद में देखिए दोस्तों, तीसरा जो आवरण पाया जाता है वह पाया जाता है द्वितीयक। तीसरा जो आवरण पाया जाता है वह होता है द्वितीयक कोशिका भित्ति। किसका बना होता है? क्या होता है दोस्तों? द्वितीयक कोशिका भित्ति। और ये जो द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है दोस्तों यह किसकी बनी होती है? यह बनी होती है दोस्तों
सेल्यूलोज, सुबेरिन और लिग्निन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, सुबेरिन और लिग्निन की बनी होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज, सुबेरिन और लिग्निन की बनी होती है। देखिए दोस्तों, कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति हमने पढ़ी, जिसके अंदर हमने क्या देखा? 3 प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। कौन कौन से? मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति। मध्य पटलिका हमने पढ़ा किसकी बनी होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। और दोस्तों इसके अंदर जो मैग्नीशियम की मात्रा होती है वो किससे अधिक होती है? कैल्शियम से अधिक होती है। मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है वो कैल्शियम से अधिक होती है। किसमें? मध्य पटलिका के अंदर। यदि हम बात करें प्राथमिक कोशिका भित्ति की तो यह सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति की बात करें दोस्तों तो यह सेल्यूलोज, सुबेरिन और लिग्निन की बनी होती है। यदि आगे चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं, आपने नाम सुना है गोल्जी पुटिकाएं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल कण। दोस्तों एक होता है गोल्जी पुटिका, गोल्जी पुटिकाएं, गोल्जी पुटिकाएं और एंडोप्लाज्मिक यानी ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े जब आपस में ये दोनों मिलते हैं दोस्तों तो एक संरचना का निर्माण करते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं दोस्तों फ्रेगमेटोप्लास्ट। क्या कहते हैं? फ्रेगमेटोप्लास्ट कहते हैं। गोल्जी पुटिकाएं और ER के टुकड़े यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो टुकड़े आपस में मिलते हैं तो एक संरचना का निर्माण करते हैं। इस संरचना को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रेगमेटोप्लास्ट कहते हैं। यह फ्रेगमेटोप्लास्ट आगे जाकर किसका निर्माण कर लेता है दोस्तों? यह निर्माण कर लेता है दोस्तों कोशिका पट्टिका का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? कोशिका पट्टिका का निर्माण कर लेता है। इस कोशिका पट्टिका से किसका निर्माण होता है दोस्तों? इस कोशिका पट्टिका से दोस्तों मध्य पटलिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मध्य पटलिका का निर्माण होता है। और मध्य पटलिका के दोनों तरफ किसका निर्माण हो जाता है दोस्तों? कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? इस कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। और दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन ये उठता है कि कोशिका भित्ति है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो कोशिका भित्ति की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों, कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कहां से हुई है? कोशिका पट्टिका से हुई है। यहां से किसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों? कोशिका भित्ति की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? कोशिका भित्ति की उत्पत्ति हुई है। देखिए दोस्तों, गोल्जी पुटिकाएं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो टुकड़े होते हैं ये जब आपस में मिल जाते हैं तो एक संरचना का निर्माण करते हैं। उस संरचना को अपन क्या कहते हैं? फ्रेगमेटोप्लास्ट कहते हैं दोस्तों। फ्रेगमेटोप्लास्ट जब आगे जाकर किसका निर्माण कर लेती है? कोशिका पट्टिका का निर्माण कर लेती है। यह कोशिका पट्टिका आगे जाकर मध्य पटलिका का निर्माण करती है दोस्तों। और मध्य पटलिका के दोनों तरफ किसका निर्माण हो जाता है? कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन उठता है, वो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कोशिका भित्ति का जो उत्पत्ति है, कोशिका भित्ति की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है? तो कोशिका भित्ति की जो उत्पत्ति है वो दोस्तों कोशिका पट्टिका से हुई है। कहां से हुई है? कोशिका पट्टिका से हुई है। आगे देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं किसकी? अपन बात करते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति की। किसकी बात करते हैं? जीवाणु की कोशिका भित्ति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जीवाणु की कोशिका भित्ति की बात करते हैं। यदि हम बात करें बैक्टीरिया सेल की तो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है दोस्तों? वो बनी होती है पेप्टिडो। अपन बात करते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति की बात करते हैं अपन। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन और म्यूरिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है?
जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन, म्यूरिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। यदि बात करें अपन पॉलीसेकेराइड की दोस्तों, तो ये इसमें दो प्रकार की चीजें पाई जाती है। एक तो पाया जाता है दोस्तों एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल, और दोस्तों एक पाया जाता है शर्करा यानी शुगर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है दोस्तों? पॉलीसेकेराइड्स के अंदर दो प्रकार की चीज पाई जाती है, एक तो एमिनो एसिड और एक पाई जाती है दोस्तों शर्करा यानी शुगर पाई जाती है। यदि बात करें अपन एमिनो एसिड की, तो एमिनो एसिड जो होते हैं दोस्तों वो प्रोटीन के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं? इस प्रोटीन के बहुलक होते हैं। यानी जो एमिनो एसिड होता है यह एक प्रकार का बहुलक है, और इसकी जो एकलक इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों? प्रोटीन। यानी जब बहुत सारे प्रोटीन आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? एक बहुलक का निर्माण करते हैं, और वो बहुलक क्या कहलाता है? एमिनो एसिड यानी अमीनो अम्ल कहलाता है। इसी प्रकार ये जो पॉलीसेकेराइड है दोस्तों, ये किसका बहुलक है? ये शर्करा का बहुलक है दोस्तों, और शुगर का बहुलक है। किसका बहुलक है दोस्तों? शुगर का बहुलक है। और इसके अंदर दोस्तों एकलिक इकाई होती है, वो क्या होती है दोस्तों? शर्करा होती है। क्या होती है दोस्तों? शर्करा होती है। यदि हम बात करें शैवाल की, कवक की, तो जो कवक की कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, कवक की कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है दोस्तों? वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आगे चलिए दोस्तों, यदि हम बात करें शैवाल की, तो जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों? वह बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज। और किसकी बनी होती है दोस्तों? और वह बनी होती है किसकी? वह बनी होती है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट की। और किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन की बनी होती है सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट। और किसकी बनी होती है दोस्तों? यह किसकी बनी होती है? जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट। और किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। और इसके साथ अगर अपन बात करें और किसकी बनी होती है दोस्तों? ये और बनी होती है दोस्तों, ये किसकी बनी होती है? ये मैनोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मैनोज की बनी होती है। दोस्तों अगर अपन बात करें जीवाणु की कोशिका भित्ति, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन, म्यूरिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड्स में दो प्रकार की क्या पाई जाती है दोस्तों? एमिनो अम्ल दो प्रकार की चीजें पाई जाती है। एक तो होता है दोस्तों एमिनो अम्ल और एक होता है शर्करा। दोस्तों शर्करा जो एमिनो अम्ल एसिड होते हैं, एमिनो एसिड जो होते हैं दोस्तों, वो प्रोटीन के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। यानी इनकी जो एकलिक इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों? प्रोटीन होती है। यदि हम बात करें कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, जो कवक की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है दोस्तों? काइटिन की बनी होती है। यदि हम बात करें शैवाल की, तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन और मैनोज की बनी होती है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? आगे देखिए दोस्तों, आगे अगर हम बात करें किसकी, यदि हम बात करें कोशिका भित्ति के कार्य की बात करें अपन, कोशिका भित्ति के कार्य की बात करें अपन, तो देखिए दोस्तों कोशिका भित्ति का जो कार्य होता है वो क्या होता है दोस्तों? पहली बात तो ये है कि यह एक दृढ़ पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है। इसका मतलब यह कोशिका को क्या करता है दोस्तों? आकार प्रदान करता है। कोशिका को क्या करता है दोस्तों? आकार प्रदान करता है। कोशिका को क्या करती है? आकार प्रदान करती है। इसके बाद में अगर बात करें अपन किसकी, दूसरी बात देखिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, या अपन बात करते हैं कोशिका को बाह्य आघातों से बचाती है, बाह्य आघातों से बचाती है। दोस्तों 3 नंबर बात देखिए, पादप को यांत्रिक अपन बोल सकते हैं पादप को यांत्रिक घटनाओं से बचाती है, यांत्रिक घटनाओं से बचाती है। यदि हम बात करें नंबर 4, पादप को बाह्य संक्रमण से बचाती है, बाह्य संक्रमण से बचाती है। ये थे दोस्तों कोशिका भित्ति के कार्य। यानी पहला कार्य तो क्या है दोस्तों? कोशिका को आकार प्रदान करती है, कोशिका झिल्ली को बाह्य आघातों से बचाती है दोस्तों,
और पादप को यांत्रिक घटनाओं से बचाती है। यदि हम बात करें यांत्रिक चोटों से बचाती है। और यदि हम बात करें पादप की कोशिका भित्ति की, तो पादप को जो बाह्य संक्रमण से बचाती है। कौन बचाती है दोस्तों? पादप को बाह्य संक्रमण से बचाने का जो काम करती है वो कौन करती है दोस्तों? कौन करती है? कोशिका भित्ति करती है। यदि हम बात करें, ये तो थी दोस्तों हमारी क्या, ये तो थी कोशिका भित्ति। और यदि हम बात करें अगले टॉपिक की, तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं दोस्तों कोशिका झिल्ली। किसको पढ़ते हैं? कोशिका झिल्ली को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली, देखिए दोस्तों कोशिका झिल्ली, हमने पीछे के लेक्चर में उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाओं को देखा था दोस्तों। कौन कौन सी देखा था? एक तो देखा था प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक देखा था यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, इन दोनों में दोस्तों कोशिका झिल्ली क्या होती है? पाई जाती है। और समान प्रकार की कोशिका झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में समान प्रकार की क्या पाई जाती है दोस्तों? क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। दोस्तों ये जो कोशिका झिल्ली है, यह हिंदी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है दोस्तों? ये एक हिंदी भाषा का शब्द है। और इसका जो इंग्लिश रूपांतरण होता है, इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है दोस्तों सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन होता है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो शब्द है, यह सर्वप्रथम किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन जो शब्द है, यह सर्वप्रथम किसने दिया था? सेल मेम्ब्रेन जो शब्द है सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? तो सर्वप्रथम दिया था नागेली। नागेली और किसने दिया था दोस्तों? और दिया था नागेली और क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। क्रेमर, नागेली और क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कौन सा शब्द दिया था दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन दिया था। ध्यान से देखिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली दो प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी दोस्तों? हमने पढ़ी थी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, दो प्रकार की उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी थी, जिन दोनों में क्या पाई जाती है दोस्तों? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और समान प्रकार की कोशिका झिल्ली दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली हिंदी भाषा का शब्द है दोस्तों, और इसे इंग्लिश में अपन कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन शब्द है, यह नागेली और क्रेमर नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया था। इसके बाद में देखिए दोस्तों, एक वैज्ञानिक आते हैं जे.के. प्लोवर। कौन से? जे.के. प्लोवर नामक वैज्ञानिक आते हैं। और इन्होंने सर्वप्रथम कौन सा शब्द दिया था? कौन सा दिया था दोस्तों? प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, यानी सेल मेम्ब्रेन को इन्होंने क्या बोला था दोस्तों? प्लाज्मा लेमा बोला था। क्या बोला था? प्लाज्मा लेमा बोला था। दोस्तों नागेली व क्रेमर ने सर्वप्रथम कोशिका झिल्ली को क्या बोला? सेल मेम्ब्रेन बोला। और जे.के. प्लोवर ने प्लाज्मा लेमा कहा। क्या कहा? प्लाज्मा लेमा कहा। इसके बाद में दोस्तों एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है पेफर। क्या नाम है? पेफर नाम है। एक वैज्ञानिक जिसका नाम है दोस्तों पेफर। क्या नाम है? पेफर। पेफर ने इस सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला दोस्तों? क्या बोला दोस्तों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। क्या दिया दोस्तों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। और रॉबर्टसन नाम करके एक वैज्ञानिक आते हैं। रॉबर्टसन नामक एक वैज्ञानिक आते हैं। रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दिया। कौन सा नाम दिया दोस्तों? यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दिया। ध्यान से देखिए दोस्तों, जो सेल मेम्ब्रेन शब्द है सर्वप्रथम किसने दिया था? नागेली और क्रेमर नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया था। दोस्तों जे.के. प्लोवर नामक वैज्ञानिक थे, और जे.के. प्लोवर ने प्लाज्मा लेमा कहा सेल मेम्ब्रेन को। और एक पेफर नामक वैज्ञानिक आए। पेफर नामक वैज्ञानिक ने इस सेल मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया दोस्तों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। और रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक आए। रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों इसे किस नाम से जाना? यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से जाना। किस नाम से जाना दोस्तों? यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से जाना। यदि हम बात करें दोस्तों कोशिका झिल्ली की,
किसकी बात करें, कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली एक हिंदी शब्द है दोस्तों। यह शब्द किसी ने नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ शब्द ये इंग्लिश वाले शब्द दिए गए थे दोस्तों, और इनका हिंदी सुविधा के अनुसार हिंदी का रूपांतरण हम भारतीयों ने कर दिया। कोशिका झिल्ली शब्द है, ये किसी की देन नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतीयों की देन है। और अगर अपन बात करें सेल मेम्ब्रेन की, कोशिका झिल्ली की, तो दोस्तों कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए 3 प्रकार के प्रतिरूप दिए गए दोस्तों, 3 मॉडल दिए गए। कितने मॉडल दिए गए, 3 मॉडल दिए गए, 3 प्रतिरूप दिए गए। पहला प्रतिरूप था दोस्तों सैंडविच प्रतिरूप या सैंडविच मॉडल। सैंडविच प्रतिरूप या सैंडविच मॉडल जो किसने दिया था दोस्तों, सैंडविच प्रतिरूप, सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल या सैंडविच प्रतिरूप। सैंडविच मॉडल या सैंडविच प्रतिरूप सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों, यह दिया था दोस्तों डेनियली व डेविसन ने दिया था। डेनियली व डेविसन ने दिया था। किसने दिया था, डेनियली व डेविसन ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था दोस्तों, इन्होंने बताया था, सर्वप्रथम इन्होंने क्या बताया था कि जो इस मॉडल के अनुसार इन्होंने क्या बताया था कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। इस कारण इसे त्रिस्तरीय मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिस्तरीय मॉडल कहते हैं। दोस्तों जो सैंडविच मॉडल होता है या सैंडविच प्रतिरूप है वो किसने दिया था, डेनियली व डेविसन ने दिया था। डेनियली व डेविसन ने क्या बताया था दोस्तों, डेनियली व डेविसन ने यह बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं दोस्तों, 3 स्तर पाए जाते हैं। और 3 स्तर कौन कौन से है दोस्तों, अगर अपन बात करें ऊपर का स्तर और नीचे का स्तर किसका बना होता है दोस्तों, लिपिड्स का बना होता है। किसका बना होता है, लिपिड्स का बना होता है। इसलिए दोस्तों इसे बाइलिपिड लेयर कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, इस लिपिड्स के 2 स्तर होते हैं, इसको बाइलिपिड्स लेयर कहते हैं दोस्तों। और जो बीच का स्तर होता है ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, प्रोटीन का बना होता है। डेनियली व डेविसन ने सर्वप्रथम सैंडविच मॉडल या प्रतिरूप प्रस्तुत किया जिसके अंतर्गत 3 स्तर इन्होंने बताए। और इस कारण इस सैंडविच मॉडल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, त्रिस्तरीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। जो 2 स्तर होते हैं दोस्तों, ऊपर का स्तर और नीचे का स्तर जो होता है वो किससे बना होता है दोस्तों, लिपिड्स से बना होता है। इसलिए इस लिपिड्स की परत को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइलिपिड्स लेयर के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें बीच का जो स्तर होता है दोस्तों, बीच का स्तर होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। दोस्तों डेनियली व डेविसन ने इस प्रतिरूप के द्वारा जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों उसका आकार बताया था, वो 75 एंगस्ट्रॉम बताया था। कितना आकार बताया था, 75 एंगस्ट्रॉम आकार बताया था। जो लिपिड्स की दोनों लेयर होती है दोस्तों, ऊपर वाली लेयर का आकार कितना बताया था इन्होंने, 20 एंगस्ट्रॉम, और नीचे वाली जो लिपिड्स का आकार बताया था दोस्तों इन्होंने कितना बताया था, 20 एंगस्ट्रॉम बताया था। कितना बताया था, 20 एंगस्ट्रॉम बताया था। और जो प्रोटीन की लेयर होती है दोस्तों इसका आकार इन्होंने कितना बताया था, 35 एंगस्ट्रॉम बताया था। कितना बताया था, 35 एंगस्ट्रॉम बताया था। यहां तक अगर सभी को समझ में आ गया तो आगे देखिए दोस्तों, अगला जो मॉडल दिया था, अगला मॉडल दिया था दोस्तों इकाई प्रतिरूप। कौन सा मॉडल दिया गया, इकाई प्रतिरूप मॉडल दिया गया। और इकाई प्रतिरूप मॉडल किसने दिया था दोस्तों, इकाई प्रतिरूप मॉडल जो है इसको बोलते हैं दोस्तों यूनिट, इसको बोलते हैं दोस्तों यूनिट, अपन बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं इसको। इकाई प्रतिरूप मॉडल को अपन बोलते हैं दोस्तों यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल यानी कॉन्सेप्ट किस नाम से जानते हैं दोस्तों इसको, इकाई कला प्रतिरूप या इकाई कला मॉडल के नाम से जानते हैं। यह दिया था दोस्तों, यह किसने दिया था, यह रॉबर्टसन नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, रॉबर्टसन नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने भी दोस्तों
इस जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके 3 स्तर बताए थे। कितने स्तर बताए थे? 3 स्तर बताए थे। इन्होंने ये कहा था कि जितने भी कोशिकीय अंग होते हैं, उन कोशिकीय अंग में जो पाई जाने वाली कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों, वो संरचनात्मक व कार्यात्मक रूप से क्या होती है? समान होती है। संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से क्या होती है दोस्तों? समान होती है। पहला मॉडल दिया गया था दोस्तों सैंडविच मॉडल, जो किसने दिया था? डेनियली और डेविसन ने दिया था। इन्होंने 3 स्तर बताए थे कोशिका झिल्ली के, या कला मेम्ब्रेन के, सॉरी मेम्ब्रेन के, कोशिका मेम्ब्रेन के, कोशिका झिल्ली के कितने स्तर बताए थे दोस्तों? 3 स्तर बताए थे, जिसे त्रिस्तरीय क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिरूप कहते हैं दोस्तों। ऊपर का और नीचे का जो 2 स्तर होता है, 2 परतें होती है दोस्तों, वो किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है, इसलिए इसे बाइलिपिड्स लेयर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जो बीच का जो स्तर होता है, बीच का जो भाग होता है, वो किसका बना होता है दोस्तों? प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसे किस परत के नाम से जाना जाता है दोस्तों? प्रोटीन की परत के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें किसकी? सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो दोस्तों डेनियली व डेविसन ने सेल मेम्ब्रेन का आकार बताया था। कितना बताया था दोस्तों? 75 एंगस्ट्रॉम का बताया था। और 75 एंगस्ट्रॉम का बताया था। जो लिपिड्स की जो लेयर होती है दोस्तों, उसकी जो आकार होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और नीचे वाली का और ऊपर वाली का दोनों का आकार कितना होता है दोस्तों? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो प्रोटीन की लेयर होती है उसका आकार कितना होता है दोस्तों? 35 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 35 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बाद में इकाई कला मॉडल दिया था, किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। और रॉबर्टसन ने यह बताया था दोस्तों कि जितने भी हमारे कोशिकांग के जो जितने भी हमारे कोशिकीय अंग होते हैं दोस्तों, उस कोशिकीय अंग में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उस कोशिका झिल्ली, वह कोशिका झिल्ली दोस्तों संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से क्या होती है? समान होती है। संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समान होती है। और रॉबर्टसन ने भी कितने स्तर बताए थे? इसमें 3 स्तर बताए थे दोस्तों। ये दोनों जो मॉडल थे, प्रतिरूप थे, इन दोनों को अमान्य कर दिया गया। क्यों कर दिया गया दोस्तों? क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है दोस्तों, कोशिका झिल्ली जो होती है, उस कोशिका झिल्ली की प्रत्यास्थता को नहीं बता पाए थे। इस कारण दोस्तों इनके जो मॉडल को क्या कर दिया दोस्तों? इनको खारिज कर दिया, अमान्य कर दिया। इसके बाद में एक प्रतिरूप और दिया गया, तरल मोजेक मॉडल दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? तरल मोजेक मॉडल दिया गया। और कब दिया गया? 1972 के अंदर दिया गया। जो कोशिका झिल्ली सिद्धांत दिया गया था दोस्तों, वो यही है, तरल मोजेक मॉडल। तरल मोजेक मॉडल के अनुसार दोस्तों ये किसने दिया था? ये दिया था, किसने दिया था ये दोस्तों? सिंगल, या अपन बोलते हैं सिंगल हमने पढ़ा था दोस्तों। सिंगल क्या पढ़ा था? सिंगल, या इसको बोलते हैं दोस्तों सेंगर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे सेंगर बोलते हैं। सिंगल या सेंगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसके साथ में एक और था दोस्तों, कौन सा था दोस्तों? निकोलसन। कौन थे दोस्तों? निकोलसन नामक एक वैज्ञानिक थे। इनके साथ इन दोनों ने मिलकर दोस्तों कौन सा प्रतिरूप दिया था दोस्तों? इन तरल मोजेक मॉडल दिया था, यानी तरल मोजेक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था। इनके अनुसार दोस्तों इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों, यह अर्ध तरल और क्या होती है दोस्तों? अर्ध तरल क्या होती है दोस्तों? प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो अर्ध तरल प्रत्यास्थ होती है। क्या होती है दोस्तों? अर्ध तरल प्रत्यास्थ होती है। अर्ध तरल और प्रत्यास्थ होती है दोस्तों। आगे का जो भाग है अपन कल पढ़ेंगे, इस मॉडल को अपन कल पूरा करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।